और आइए अब आपको पहाड़ की खबरें विस्तार से दिखाएंगे, जहां पर सबसे पहले बात होने जा रही है जोशीमठ आपदा की। जोशीमठ में आपदा के करीब 13 दिन के बाद शुक्रवार यानी कि कल बड़ी और अच्छी जानकारी मिली। चमोली के डीएम के मुताबिक जिन इलाकों में दरारें आई थी उसके अलावा अब नई जगहों पर दरारें नहीं आ रही हैं। साथ ही डीएम ने बताया है कि मारवाड़ी इलाके में जो पानी का रिसाव हो रहा था वो भी अब घटने लगा है, काफी कम हो गया है ये रिसाव। हालांकि जहां पहले दरारें आई हुई थी वहां पर अब हालात थोड़े से और खराब हैं, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि दरारों में स्थायित्व आ रहा है, पानी का रिसाव कम हो रहा है, जिससे जोशीमठ के लोगों के लिए बड़ी राहत की ये जानकारी है। तो अब ताज़ा जानकारी जो मिली है, आप इससे थोड़ी सी राहत की साथ वो लोग ले सकते हैं जिनके घरों पर अब तक ज्यादा दरारें नहीं आई हैं। दरारें हैं वो कम हुई हैं और पानी के रिसाव भी कम हो रहा है, तो ये ठहराव की स्थिति आई है। तो हम सभी की आशा यही है कि ये स्थायी रूप से हो, ताकि जोशीमठ के वासियों को ये जो आपदा का सामना करना पड़ा उससे राहत मिल सके। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए कॉमन किचन बनाया गया है और नगर पालिका में एक किचन बनाया गया है और चमोली जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारी इस किचन का जायजा लेने पहुंचे और प्रभावितों के साथ बैठकर अधिकारियों ने खाना खाया। अधिकारी राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों को उनके साथ होने का एहसास दिला रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों को लगातार शिविरों में जाने के निर्देश दिए हैं। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना के साथ एडीएम और सीडीओ ने भी प्रभावितों के साथ खाना खाया। बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे। प्रभावितों के साथ मुलाकात इन्होंने की है, राहत शिविरों का निरीक्षण किया गया, सरकार की तरफ से जो धनराशि के चेक बांटे गए हैं उसके बारे में जानकारी इन्होंने जुटाई। 61 प्रभावितों को 1.5 लाख के चेक दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ पहुंच गए और अब आपको यह भी जानकारी दें कि अब भी वो जोशीमठ में है, कुछ दिन अब जोशीमठ में ही रहने जाएंगे। जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ में शुक्रवार को दिन भर हल्की बारिश होती रही और शाम को भी यहां पर बारिश हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है तो निचले इलाकों में कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि बारिश और बूंदाबांदी के बीच जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चलता रहा। जोशीमठ इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। जमीन धंस रही है, गहरी दरारें लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। इस रहस्य पर्दा उठाने के लिए विशेषज्ञों की, वैज्ञानिकों की और अलग एजेंसियों की जो टीम यहां पहुंची हुई है वो जोशीमठ में डेरा डाले हुए है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये आपदा आई कहां से। हिमालय हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। इतना रहस्य भरा हुआ है कि विज्ञान के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसी हिमालय की गोद में बसा जोशीमठ है, जिस पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं। आखिर यहाँ की जमीन के अंदर ऐसा क्या है जो सब कुछ उलट पुलट करने को बेताब। इस रहस्य को जानने के लिए देश की टॉप मोस्ट साइंटिफिक एजेंसियों ने जोशीमठ में डेरा डालना शुरू कर दिया है। जीएसआई पूरे एरिया का लैंडस्लाइड की दृष्टि से जियोलॉजिकल मैपिंग कर रही है। जीएसआई ही उन जगहों की भी जांच करेगी जो क्षेत्र पुनर्वास के लिए प्रस्तावित हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान सेस्मिक दृष्टि से पता करेगा कि जमीन के नीचे किस तरह की हलचल हो रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की टीम भूजल का टेस्ट कर रही है कि ये पानी गंदा आखिर क्यों है। सीबीआरआई की टीम भवनों का जायजा ले रही है कि कौन सी बिल्डिंग रहने लायक है और कौन सी नहीं। एनजीआरआई हैदराबाद ने भी अपने कई उपकरण जोशीमठ भेजे हैं। यहाँ की टीम जमीन के अंदर पानी के भंडार का पता लगाएगी। अभी बेसिकली किस वजह से ये हुआ, क्यों अचानक जो भूदशाव हो रहा था उसकी गति बढ़ गई, उस सब का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान जो हैं उनके वैज्ञानिक यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट की कई टीमें जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं। वाडिया इस बात का डाटा इकट्ठा करने में जुटा हुआ है कि जो दरारें हैं वो सतही हैं या जमीन के अंदर तक घुसी हुई हैं। अभी हम लोग उसमें सिस्मिकली भी मॉनिटर करेंगे तो देखेंगे कौन सा जायगा में
ज़्यादा सेस्मिसिटी एनहांस हो रहा है, तो जिस जगह में सेस्मिसिटी एनहांस हो रहा है, अगर हमारा सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा, उसमें से पता चलेगा, हम लोग मॉनिटर करके बताएंगे, तो उस रीजन को हम लोगों को बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उस रीजन में लैंडस्लाइड आने का संभावना आता है। जैसे ये सभी साइंटिफिक टीमें एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिससे शायद इस बात का खुलासा हो सके कि जोशीमठ के गर्भ में क्या छिपा है। उम्मीद है कि वैज्ञानिकों की यही रिपोर्ट नए जोशीमठ की आधारशिला भी रखेगी। न्यूज 18 के लिए जोशीमठ से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात की तरफ, जो कि और जानकारी देंगे। इस समय जोशीमठ से लाइव मौजूद हैं। सुनील नवप्रभात, कल एक अपडेट थोड़ा सा राहत लेके आई है उन लोगों के लिए जो इस समय जोशीमठ में लोग मौजूद हैं और अपना आशियाना ढहते हुए देख रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि जो पुरानी दरारें हैं वो और गहरी नहीं हो रही और नए घरों में अब दरारें नहीं आ रही हुई हैं। यानी कि जो वहां पर इस समय टीम मौजूद है, जो इस समय साइंटिस्ट वहां मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट्स वहां मौजूद हैं, वो ये सब जानने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये वजह क्या रही है जो दरारें आने की। लेकिन राहत की जानकारी मिली कि अब और दरारें गहरी नहीं हो रही हैं। देखिए कंचन, ये बहुत जल्दबाजी होगा। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि यहाँ पर जो धसाव है, जो दरारें हैं, वो स्टेबल हो गई हैं। आपने कल एक रिपोर्ट देखी होगी, जब हम अलकनंदा के टॉप पर, यानी कि जोशीमठ शहर के बेसमेंट पर हम पहुंचे थे, अलकनंदा के किनारे, वहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स और लैंडस्लाइड वहां से शुरू हो चुका था। ये पूरा का पूरा जो एरिया है जोशीमठ का, ये पूरा एरिया बहुत धीरे के साथ स्लाइड कर रहा है और उसका असर आपको निचले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हालांकि मामूली तौर पर इन दरारों में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा सरसरी तौर पर, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगा कि ये धसाव रुक चुका है। हालांकि जो सरकार शासन के आंकड़े हैं, प्रशासन के जो आंकड़े हैं, जो प्रभावित परिवारों की संख्या है वो अभी भी अनसेफ जोन में रखे गए हैं। 185 परिवारों को प्रशासन अभी तक, जो जिन घरों में दरारें आ चुकी थी, उनमें से 185 परिवारों को प्रशासन प्रभावित शिविरों में शिफ्ट कर चुका है। जोशीमठ में भी राहत शिविरों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर 50 के आसपास राहत शिविर बनाए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 83 कर दी गई है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और पूरे जोशीमठ के जो 4 वार्ड है, गांधीनगर, सिंहद्वार, मनोहर बाग और रविग्राम और सुनील वार्ड, ये सभी वार्डों में बड़ा खतरा बना है। ये सबसे अनसेफ जोन है। सबसे अधिक अगर मैं कहूंगा तो रविग्राम में 161 भवनों में अभी तक वहां पर दरारें आ चुकी हैं। इसी तरह से गांधीनगर में 134 भवनों में दरारें आई हैं। तो खतरा तो अभी बरकरार है, लेकिन इतना जरूर है कि सरसरी तौर पर जो आपको दिख रहा है कि नया धसाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन जो साइंटिस्टों से हमारी कल भी बातचीत हुई कि अलकनंदा के जो टॉप पर जो धसाव हो रहा है, जो लैंडस्लाइडिंग वहां पर हो रही है, वो जोशीमठ के बहुत। सुनील, प्रशासन की स्ट्रेटेजी क्या है? क्योंकि जाहिर तौर पर अब आने वाले वक्त में चुनौतियां अभी कम नहीं है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और लगातार प्रशासन को एक स्ट्रेटेजी प्लान के जरिए ही लोगों की मदद करनी होगी। क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है प्रशासन? देखिए अनुपम, प्रशासन की चुनौतियां बिल्कुल बढ़ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि कल जिस तरह से बूंदाबांदी हुई, ठंड बढ़ रही है और इसके साथ साथ प्रभावितों को शिविरों में शिफ्ट करना, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, ये बड़ी चुनौतियां होंगी। लेकिन प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि लोगों को एक धैर्य बंधाया जाए, उनके साथ उनको महसूस कराया जाए कि पूरी प्रशासन, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। और यही कारण है कि कल आपने देखा कि जो कंबाइंड किचन प्रभावितों के लिए खोली गई है, और वहाँ पर अधिकारी भी मौजूद रहे। एक ढांढस बनाने का काम प्रभावितों को किया गया कि आप अपने आप को अकेला महसूस न करें, हम आपके साथ खड़े हैं। जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने यहाँ पर कैंप किया हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और वो लगातार प्रभावित परिवारों के संपर्क में हैं। जो प्रभारी मंत्री का कहना है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा प्रभावित परिवारों के बीच, और इसमें साइकोलॉजिस्ट भी रखे जाएंगे, क्योंकि इस समय आपदा के इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोग मेंटल शॉक से गुजरते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई, तमाम तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ पर व्यवस्था की गई, और भविष्य में इस तरह का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमने अभी आपको बताया अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ पर विभिन्न जो साइंटिफिक एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार अपने डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं कि भविष्य
भविष्य में यहाँ पर फिर ऐसी कोई घटना न हो, इसकी पहले तैयारियां की जाए। जो 5 क्षेत्र विस्थापितों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जीएसआई को कह दिया गया है कि उन 5 क्षेत्रों का वो सर्वे करना शुरू कर दे। हालांकि जीएसआई ने ये सर्वे शुरू कर भी दिया है। जिस तरह से पहले पीपल कोटी, गौचर और कोटी फार्म में जो जमीनें प्रस्तावित थी, उनका जीएसआई द्वारा सर्वे शुरू कर दिया गया है, सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है कि क्या ये जमीनें यहाँ पर रहने योग्य है या नहीं है। तो सरकार की ओर से भी जो विस्थापितों के लिए जो पुनर्वास का बजट है, उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है और अगले हो सकता है कि अगले चंद दिनों में आपको जोशीमठ के लिए जो एक प्रभावितों के लिए जो एक पैकेज होता है, उसकी घोषणा आपको दिखाई दे सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसकी घोषणा भी जोशीमठ के लिए कर सकती है। जी सुरेंद्र प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जोशीमठ शहर जिस पहाड़ पर बसा है उस पर कोई ठोस चट्टान नहीं है, लेकिन जहां शहर की जड़ पर ठोस चट्टान है उसे सड़क के लिए काटा जा रहा है। जोशीमठ शहर के ठीक नीचे अलकनंदा नदी के किनारे बाईपास का निर्माण हो रहा है। इस बाईपास के लिए शहर के ठीक नीचे की चट्टानों को काटा जा रहा है। हालांकि दरार आने के बाद इस काम को फिलहाल रोक दिया गया है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के लिए अनियोजित निर्माण कार्यों को भी बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। शहर पर इतना बोझ हो गया कि जमीन धंसने लगी तो नीचे से अलकनंदा का कटाव भी शुरू हो गया और हार्ड रॉक न होने के कारण अलकनंदा के निचले हिस्सों अलकनंदा के तट पर यानी कि जोशीमठ शहर के निचले हिस्सों में भी कटाव होने लगा। लेकिन जहां हार्ड रॉक है भी अनियोजित निर्माण कार्यों का ये सिलसिला है कि वो हार्ड रॉक भी इंसानों के द्वारा छेड़ दी गई, यानी कि धरती को हिला दिया गया। आप ये ठीक सामने देखिए, अलकनंदा नदी का एक किनारा है, बद्रीनाथ हाईवे इससे टच है और जोशीमठ शहर के ठीक नीचे यहाँ पर बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। ये करीब 6.5 किलोमीटर लंबा बाईपास है जो हेलंग से बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी क्षेत्र में जुड़ेगा। यानी कि अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आपको जोशीमठ शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बाईपास के जरिए सीधे बद्रीनाथ जा सकते हैं। लेकिन इस बाईपास निर्माण के लिए जोशीमठ शहर का ठीक नीचे जो नींव है, वहां पर जो हार्ड रॉक है, आप देखिए कि उसको वहां पर कटिंग किया जा रहा है। इसके चलते भी लोगों का यह आरोप है कि इसी बाईपास के निर्माण के कारण भी जोशीमठ शहर में भूधसाव बढ़ा है। जैसे कि अलकनंदा नदी पर जहां जहां धसाव हो रहा है, ये माना जा रहा है कि ये पूरा हिस्सा ऊपर से नीचे की ओर अलकनंदा की ओर धंसता जा रहा है। तो जहां पर हार्ड रॉक है उसको भी अनियोजित तरीके से छेड़ा जा रहा है। यही कारण है कि जब जोशीमठ शहर में क्रैक्स आने शुरू हुए, भूधसाव शुरू हुआ, उसके तत्काल बाद बाईपास के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 जोशीमठ। जोशीमठ में राहत बचाव के बीच में देहरादून में कैबिनेट मीटिंग हुई है। प्रभावितों की मदद के लिए कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं ताकि आपदा की आफत के बीच में लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। जोशीमठ में आई आपदा यहाँ रहने वालों के सर पर पहाड़ बनकर टूटी है। मुसीबत के बीच लोगों को कैसे तुरंत राहत दी जा सके, इसको लेकर धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में जोशीमठ के प्रभावितों के लिए 45 करोड़ के फंड को कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्रभावितों के लिए पीपल कोटी, कोटी फार्म, गौचर के साथ गोप सेलंग और ढाक गांव में भी जमीन देखी जाएगी। 6 महीने के लिए मकान का किराया अब 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को होटल कमरे के लिए किराया दिया जाएगा या 950 रुपए रोज दिए जाएंगे। हर प्रभावित व्यक्ति को रोजाना 450 रुपए का खाना या 450 रुपए रोजाना दिए जाएंगे। छोटे पशुओं के चारे के लिए 45 रुपए और बड़े पशुओं के लिए 80 रुपए रोज दिए जाएंगे। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने के लिए बिजली पानी का बिल नहीं देना होगा। कोऑपरेटिव बैंक से लोन होने पर 1 साल तक किश्त जमा नहीं करने की छूट होगी, जबकि दूसरे बैंकों के लिए केंद्र सरकार को लेटर भेजा जाएगा। जमीन या मकान बनाने का आकलन करते हुए आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव 1 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जोशीमठ के जियोलॉजिकल सर्वे और ड्रेनेज का काम जल्द प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सिंचाई विभाग या वेबकॉस को दिया जाएगा। जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में, उसमें पहले कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौक सेलंग और ढाक।
जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5000 करने का निर्णय लिया। जोशीमठ की आपदा को सरकार ने प्राकृतिक आपदा माना है, क्योंकि जोशीमठ के नीचे कोई भारी चट्टान नहीं है। ऐसे में अलग अलग फेज में पहाड़ी शहरों का सर्वे किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल तक कौन सा शहर कितना बोझ सह सकता है, ये काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, ताकि जोशीमठ जैसे हाल किसी दूसरे पहाड़ी शहर के ना हो सके। जितने भी करीब 8 इंस्टीट्यूट इस समय स्टडी कर रहे हैं कि जोशीमठ में जो भी भूदसाव हो रहा है उसका कारण क्या है, और वो सभी कारणों का परीक्षण करेंगे, जिसमें एनटीपीसी भी है, और जो भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जोशीमठ आपदा के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में फैसले सिर्फ जोशीमठ पर हुए, ताकि मुश्किल वक्त और आफत के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। जोशीमठ में आई आपदा पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है और प्राथमिकता हर व्यक्ति को बचाने के साथ भूगर्भ अध्ययन पर है। नैनीताल पहुंचे अजय भट्ट ने नैनीताल क्लब में बैठक ली और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान नैनीताल के बजट के लिए कहा कि जल्द सरकार पैसा जारी करेगी। नहीं है ही नहीं, जो हम पहले से थे यार, लेकिन मेरी बाध्यता है। अब भूगर्भ शास्त्री आज रिपोर्ट देंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। उसके आधार पर ड्रेनेज बननी हो, अंदर कोई पाइप डालने हो, या कैसे उसको स्थायी बनाना है, जोशीमठ को कैसे बचाना है, तो इस ओर सरकार का पूरा ध्यान है। इसीलिए एक बहुत बड़ा बजट सरकार ने वहां पर पहले ही मन बना लिया है कि हम खर्च करेंगे। और ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं।